नमस्कार, राम राम, खमा गणी। स्वागत आप सभी का हिंदू एडिटोरियल वोकैब और क्विज में। आज तारीख अपनी 12 सितंबर है और आज जो एडिटोरियल छपे हैं उसमें सबसे पहले छपा है G20 समिट के जो आउटकम है। आउटकम हम लोग कहते हैं रिजल्ट होता है, नतीजा होता है। उस चीज को इसने नाम दिया है इंडियाज मोमेंट की। ये भारत का पल है, ये भारत का समय है। एक होता ना कि अपना टाइम आएगा, तो वैसे इंडिया का जो है, भारत का जो है वो टाइम आ गया है। द ओल्ड एंड द यंग एट द यूएस ओपन। यहाँ पे दूसरा एडिटोरियल छपा यूएस ओपन के बारे में। एक तो नोवाक जोकोविच हैं जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं और एक 19 साल की लड़की है जिसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। तो इसने वही कहा है कि जवान और बूढ़े दोनों लोग जो हैं यूएस ओपन पे राज कर रहे हैं। टेकिंग द पल्स ऑफ पुथुपल्ली। तो पुथुपल्ली अपने पास अगेन विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था केरल में, उसके बारे में है। रीडिंग इंडिया ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, कि भारत को जो फूड इनसिक्योरिटी है उससे कैसे रिड किया जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए, इससे रिलेटेड एडिटोरियल है। हिंदूज हैव टू गिव सनातन धर्म प्रोफंडिटी। प्रोफंडिटी का मतलब होता है किसी चीज को गंभीरता से सोचना। तो हिंदू जो है उनको सनातन धर्म के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने, एक बार देख लेते हैं फिर। तो देखिए, ये कोको गाफ नाम है इनका, COCOGAUFF, और ये 19 साल की हैं जिन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। और यहाँ पे आप देखोगे भारत के खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, जिनकी उम्र 43 साल है और ये यूएस ओपन में पहुंचने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। दुनिया में अभी इनकी जो रैंक है वो 7वीं रैंक है। और जोकोविच जो है भाई, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो इन्होंने एक किसी महिला का रिकॉर्ड बराबर किया है अब तक ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में। एक और ग्रैंड स्लैम अगर जीतते हैं ये, तो दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। और इसके बाद अपने पास आप देखोगे अगला एक जिस एडिटोरियल की वोकैब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि G20 की मीटिंग जो अभी G20 समिट दिल्ली में हुआ था, उसकी एक सबसे खास बात यह है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है। दिल्ली डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पे ये सारे देश सहमत हुए हैं और उन्होंने अपने एक विचार रखा है। तो ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहले नहीं हुआ था। तो इसमें भारत के जो ब्यूरोक्रेट है, जिसमें मुख्य रूप से अमिताभ कांत जी थे, जिन्होंने कहा था कि 200 घंटे का डिस्कशन हुआ है तब जाके लोग साइन कर पाए। और साइन भी उन्होंने तब किया कि जैसे एक बड़ा मुद्दा यूक्रेन रशिया के वॉर का था, तो उस मुद्दे को उन्होंने आखिर में रखा, बाकी सारी बातों पे सहमति पहले मंगवाई। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि, और इसमें खास ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, इनके एक पर्सनल रिश्ते जो हैं G20 के लीडर से, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल माना जा रहा है ये डिक्लेरेशन के साइन होने में। तो चलिए वोकैब की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपने पास है डाउन प्ले करना। तो डाउन प्ले करने का मतलब ये है कि न्यू दिल्ली में G20 हो रहा था, तो दुनिया के जितने भी और नेता थे, जो वहां के अधिकारी गण थे, उनको उन्होंने डाउन प्ले किया कि यहाँ पे क्या क्या हासिल हो सकता है। तो डाउन प्ले करना होता है किसी चीज को कम महत्व देना, मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट, कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार प्ले डाउन भी हम लोग यूज कर लेते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। प्ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज को तुच्छ समझना, एक तरह से होता है कि बोला नहीं ऐसा ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो कम आंकने को हम लोग कहते हैं डाउन प्ले। पुल ऑफ होता है सफल होना। तो देखो, पुल ऑफ बहुत बार ऐसा होता है, जैसे क्रिकेट मैच आप देख रहे हैं, तो क्रिकेट मैचेस में क्या होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि टीम हारने वाली है और फिर एक खिलाड़ी ऐसा प्रदर्शन करता है कि ही पुल्स ऑफ द विन, कि वो जीत हासिल करवा देता है। तो पुल ऑफ का मतलब होता है कि कोई एक बहुत मुश्किल परिस्थितियां चल रही हो और उन मुश्किल परिस्थितियों में अगर आप जीत पाते हैं तो उस चीज को क्या कहेंगे, पुल ऑफ हम लोग कहेंगे। डिटांट जो होता है, ये होता है कि देशों के बीच रिश्तों में सुधार, एन इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप्स बिटवीन नेशंस। तो ये जो डिटांट हुआ है यही है जो कर पाया। तो देखो, दुनिया अभी दो भागों में बटी हुई है, एक तरफ रशिया चाइना है, तो एक तरफ यूएस है और वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिटांट हुआ है, जो रिश्तों में सुधार हुआ है, इसी चीज को डाउन प्ले किया जा रहा था, जो कि दिल्ली में हुई G20 समिट में संभव हो पाया। इंसिस्टेंस का मतलब होता है कि दृढ़ आग्रह करना, किसी को किसी बात पे जोर देना। इंसिस्ट का मतलब होता है कि जोर देना, इंसिस्ट के साथ ओन का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसी चीज की मांग करना मजबूती के साथ। तो ये अपने पास इसका मीनिंग होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं।
तो ये आप लोगों ने देखा, डाउन प्ले कम महत्व देना, पुल ऑफ सफल होना, डिटांट होता है देशों के बीच रिश्तों में सुधार, इंसिस्टेंस होता है दृढ़ आग्रह। आउटरीच, देखो आउटरीच का मतलब होता है आउट और रीच, तो एक ज्यादा बड़े ऑडियंस तक पहुंचना। जैसे कई बार होता है गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आती है, वेलफेयर स्कीम लेके आती है, उसकी जो आउटरीच होती है वो सीमित होती है, लेकिन आउटरीच बढ़ानी हो गवर्नमेंट को तो वो अलग अलग तरीके अपनाती है और वो हर एक आदमी तक पहुंचना चाहती है। तो यहाँ पे इस G20 की जो आउटरीच थी भारत के प्रधानमंत्री और जो समिट हुई है उसकी जो रीच थी वो काफी थी। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, अनविलिंग होना, अनविलिंग टू डू समथिंग, तो कोई काम करने की इच्छा ना होना, उसे हम लोग रिलेक्टेंट कहते हैं। इसमें देखो एक और शब्द अपने पास होता है LOATH, लोथ का मतलब भी सेम होता है, और इसमें आप देखोगे कंफ्यूज मत होना, LOATH ये एक अलग वर्ड होता है, दो अलग अलग वर्ड होते हैं, तो इसका मतलब डिसलाइक होता है कि किसी चीज को नापसंद करना, हेट करना, ये वाला लोथ है, इसको कहते हैं अनविलिंग, भाई नहीं मेरा काम करने का मन नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, ये सब चीजें। टसल जो है झगड़ा, विगोरस फाइट, तो आप देखोगे दुनिया के बहुत से देश ऐसे थे जो इन बड़ी ताकतों के बीच के झगड़े में नहीं फंसना चाहते थे, बोला यार मैं क्यों बयान दूं, मैं क्यों फंसूं। तो वो आउटरीच जो थी हर देश के व्यक्ति तक पहुंचने वाली या अधिकारी तक पहुंचने वाली, वो संभव हो पाई G20 दिल्ली में। फेज आउट करना होता है हटा देना धीरे धीरे, तो इसमें यही लिखा है कि आखिर में बहुत सी बातों पे सहमति हुई, ग्लोबल बायोफ्यूल पे सहमति हुई, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया, और ऐसा कहा गया कि जो अपने पास फॉसिल फ्यूल्स जो है उससे जो गाड़ियां चलती हैं उसका जो इस्तेमाल करते हैं उसको फेज आउट किया जाएगा, लेकिन वो उसकी तारीख जो है वो डिसाइड नहीं की। ये डिसाइड हो गया कि फॉसिल फ्यूल को हम लोग फेज आउट करेंगे, लेकिन कब तक कर देंगे ऐसा नहीं दिया गया। तो ये फेज आउट अपने पास हो जाएगा धीरे 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 किसी चीज को हटा देना, जैसे अपने पास होता है कि पुरानी गाड़ियों को फेज आउट कर दिया जाता है, उसी तरह यही वो फेज आउट है कि धीरे धीरे किसी चीज को डिसकंटिन्यू कर देना। इंडिलीबल देखिए अपने पास डिलीट DEL का मतलब होता है डिलीट करना, और इंडिलीबल होता है कि जिसे डिलीट ना किया जा सके, जो परमानेंट हो, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड। तो यहाँ पे इंडिलीबल है, ये दूसरे एडिटोरियल से इसको लिया गया है। और जो परमानेंट हो, कोई भी चीज है अपने पास, जैसे नोवाक जोकोविच जो है उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो अब एक इंडिलीबल चीज रहेगी, उन्होंने टेनिस में जो हासिल किया है। और हम लोग कहते हैं कि जैसे वोट डालने जाते हैं तो उसमें जो स्याही लगाई जाती है उसको इंडिलीबल इंक कहा जाता है, कि अमिट स्याही होती है कि आज आपने वोट डाल दिया, अब आप शाम तक वोट नहीं डाल सकते, वो स्याही मिटेगी नहीं। इन लोगों ने तरीके तो निकाल ही रखे हैं उसके भी। स्टेट का मतलब होता है स्थिर, सोइंग लिटिल चेंज, तो ये हम लोग कहते हैं बोरिंग जो चीज होती है, फैशनेबल अनफैशनेबल जो चीज होती है उसको कहते हैं स्टेट को कहा जाता है। एक्सियोम जो होता है भाई, ये अपने पास होता है सिद्धांत, वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ, तो कोई एक ऐसी चीज है जो सब लोग मानते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्सियोम कहते हैं, जैसे लालच बुरी बला है, तो ये एक एक्सियोम हो गया। इसके लिए आप देखोगे मैक्सिम शब्द का भी हम लोग यूज करते हैं, अडेज शब्द का भी यूज करते हैं, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे प्रोवर्ब हम लोगों ने कहा, या सेइंग, नॉर्मल आप लोगों ने एक शब्द यूज कर लिया सेइंग, या फिर एक और हम लोग यूज करते हैं अफोरिज्म, APHORISM, अफोरिज्म। ऑनरस जो होता है ये होता है डिफिकल्ट, डिमांडिंग और डिफिकल्ट के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और ट्रो जो है ट्रोफ, इसमें आखिर में एफ का साउंड आता है, ट्रोफ, ट्रोफ का मतलब होता है लो पॉइंट। तो ये कोको गॉफ के बारे में है, जो अंडर 19 वर्ष की उम्र में जिसने यूएस ओपन जीता है, तो उनका एक लोएस्ट पॉइंट आया था जिसमें वो फर्स्ट राउंड से एग्जिट कर गई थी विंबलडन के। तो यहाँ पे था, अभी पिछले 6 महीने में बहुत अच्छा खेल रही हैं वो कोच बदलने के बाद। तो ये होता है एक लोएस्ट पॉइंट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं। वैसे तो ट्रोफ का मतलब गड्ढा होता है, लेकिन यहाँ पैसेज में जो यूज हुआ है कि लो पॉइंट के संदर्भ में इसको यूज किया है ट्रोफ। इसके लिए आप नादिर अपने पास होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था चोटी के लिए काफी सारे शब्द हमने देखे थे, तो गड्ढे के लिए जो होगा, लोएस्ट पॉइंट के लिए, बॉटम के लिए हम लोग ट्रोफ शब्द का यूज करेंगे। बराज का मतलब होता है कि ये बड़ी संख्या में, तो ये जो जिनका फाइनल में इनका सामना जिनके साथ हुआ था उनकी तरफ से जो उनका खेलने का प्रदर्शन था वो काफी अच्छा था। बराज का मतलब होता है जैसे एक साथ बहुत सारी गोलियां चलाना या फिर बहुत सारी गन्स को चलाना, तो बड़ी संख्या में हम लोग एक साथ चीजें जो आती हैं उसे हम लोग कहते हैं। आप कुछ वन वर्ड देख लेते हैं, देखो वन वर्ड में कैनन गोलियों की बात हो रही है, और एक और वन वर्ड उसी से जुड़ा हुआ आ गया। कैनन का मतलब होता है तोप। इसमें आपको ध्यान रखना है एक और शब्द होता है भाई, CANON,
तो ये जो कैनन होता है, ये एक होता है कि जनरली एक्सेप्टेड रूल, जो हम लोग कहेंगे बिलीफ, सिद्धांत या प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं। जैसे आप प्रिंसिपल, आप इसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल, सिद्धांत जो होता है उसे कैनन कहा जाता है, बिलीफ को, टेनेट को। तो ये एक डिफरेंट शब्द है, दोनों अलग अलग हैं, कैनन और ये भी कैनन, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन इसमें डबल एन आता है, इसमें केवल एक एन आता है यहाँ पे बीच में। पेडिग्री जो होता है भाई, जैसे आज के जमाने में हम लोग डिग्री देखते हैं, पुराने जमाने में पेडिग्री देखा जाता था, हालांकि आज भी देखते हैं पेडिग्री। तो पेडिग्री का मतलब होता है कि अच्छी नस्ल का जो हो, उसे हम लोग कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फैमिली मेंबर्स, की फैमिली मेंबर्स की जो हिस्ट्री होती है वो इन ए पर्सन्स और एनिमल्स पास्ट, कि व्यक्ति या किसी पशु का पास्ट जो है, खास करके व्हेन इट इज गुड और इम्प्रेसिव, कि जब ये अच्छी होती है तब देखी जाती है, तो पेडिग्री होता है कि अच्छी नस्ल का। इसकी स्पेलिंग वो डिग्री वाली नहीं है, DI है इसकी स्पेलिंग, ध्यान रखना भाई। तो अपने पास सब ट्रोफ हमने देखा, लोएस्ट पॉइंट बराज हमने देखा कि बड़ी संख्या में, कैनन तो पेडिग्री हो गया अच्छी नस्ल का। क्विक्जोटिक जो होता है, क्विक्जोटिक का मतलब होता है कि ये एक नोवेल जो लिखा गया था उस इसी नाम से, नाम के व्यक्ति डॉन क्विजोट ने। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी चीजें उसमें नोवेल में कल्पना की गई थी जो संभव नहीं थी। तो क्विजोटिक भी उसी से बना है। क्विजोटिक का मतलब हुआ कि होपफुल और रोमांटिक इन ए वे दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो जो कल्पना युक्त हो, जो केवल इमेजिनेशन में हो, जो फैंसी हो, ख्याली जो हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ख्याली पुलाव ना पकाओ, तो वो ख्याली पुलाव जो है वो अगर कोई पका रहा है तो वो पॉसिबल नहीं होने वाले, ऐसा दूसरा व्यक्ति कहता है, और इसके लिए जो शब्द होता है वो क्विजोटिक हम लोग इसीलिए यूज करते हैं। यूटोपिया देखो बहुत अच्छा वर्ड है। यूटोपिया हम लोग कहते हैं कि काल्पनिक आदर्श दुनिया, इमेजिनरी प्लेसेस इन विच द गवर्नमेंट, लॉज एंड सोशल कंडीशंस आर परफेक्ट, कि सारी चीजें सही हैं, सरकार अच्छी है, कानून अच्छे हैं और समाज अच्छा हो, तो उसको हम लोग यूटोपिया कहते हैं। और यूटोपिया का जो उल्टा होता है वो डिस्टोपिया होता है, DYSTOPIA। इसे हम लोग कहते हैं कि नरक को आप कहोगे जहां कुछ भी अच्छा ना हो। तो आप अभी यूटोपिया में हो कि डिस्टोपिया में हो। अमिकस क्यूरी जो होता है, ये आप देखोगे बहुत अच्छा शब्द है, ये अमिकस क्यूरी वन वर्ड में आता है, फॉरेन वर्ड है ये एक तरह से, ग्रीक या लैटिन। निष्पक्ष सलाहकार, तो कई बार जैसे कोर्ट में ऐसे मामले आते हैं जिसके अंदर कोर्ट को भी सलाहकार की जरूरत होती है, तो उसमें जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है उस व्यक्ति को एमिकस क्यूरी कहा जाता है। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसमें कोर्ट जो जज होते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब आप हमें सलाह दीजिए, और वो व्यक्ति खास करके वकील ही होता है, तो उसे हम लोग एमिकस क्यूरी कहते हैं, कि वो निष्पक्ष होता है, ये भी ध्यान रखना, इम्पार्शियल होता है वो। इडियम्स देखते हैं, टू मीट वंस वाटरलू। तो देखो वाटरलू जो था ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ाई जो हुई थी उसे उसके रेफर कहा जाता है। जैसे अपने पास होता है हल्दी घाटी की लड़ाई, तराइन का युद्ध, वैसे ही अपने पास वाटरलू की लड़ाई है। तो वाटरलू में क्या हुआ था कि नेपोलियन जो है वो हार गया था 1900, सॉरी ये बहुत पुरानी बात है, वो डेट मुझे याद नहीं कौन सी है उसकी, 1915 हो सकती है। तो टू मीट वंस वाटरलू, आखिरी हार, तो फाइनल डिफीट जो होती है, जैसे आप वाटरलू का मतलब ये होता है कि भाई इससे आगे आप नहीं जा सकते, आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जिस सिचुएशन से निकलना मुश्किल हो। स्लैक ऑफ होता है कि सुस्ती करना, एक तरह से थोड़ा सा लेजी हो जाना, लेस एक्टिव हो जाना, ये हम लोग कहते हैं स्लैक ऑफ। पिग इन ए पोक, तो ये पिग इन ए पोक एक अच्छी इडियम है, ये आपकी प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई इडियम है। इसका मतलब होता है कि बिना जांचे कुछ खरीदना, कि आपने कुछ खरीदा है लेकिन आपने बिना जांचे किए उसे खरीदा है। खास करके जैसे ऑनलाइन आप सामान मंगवाते हो तो पिग इन ए पोक ही है भाई, पता नहीं क्या आएगा, फोन मंगवाया साबुन आ गया, तो वो वाली चीज ही अपने पास एक तरह से है। आगे हम लोग एक क्विज, एक सवाल आपके पास है, ये न्यूज़पेपर से ही लिया गया है, हिंदू न्यूज़पेपर से, ये ग्रामर से रिलेटेड है, वोकैब का सवाल नहीं है। रेजिलियंस जो होता है वह रेजिलियंस होता है रिकवर करने की एबिलिटी, कि आप कितना जल्दी नुकसान जो है उससे उबर पाते हो, उसकी भरपाई कर पाते हो या अच्छा फील कर पाते हो। कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी, की एबिलिटी होती है टू रिकवर फ्रॉम, रिकवर करना अनप्लीजेंट और इवेंट्स, कि अनप्लीजेंट जो इवेंट है, अप्रिय घटनाएं जो हो रही हैं आपके साथ, उनसे रिकवर करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम लोग रेजिलियंस कहते हैं। इसमें जो आंसर होगा डैमेज, डैमेजिंग, डैमेज या डैमेजेस, क्या होगा ये आपको बताना है ग्रामर के हिसाब से। और ये जो आंसर होगा, ये सवाल भी, इसके अलावा पूरी क्विज मिलेगी, क्लोज टेस्ट मिलेगा, पैसेज मिलेगा, ऊपर जो वोकैब डिस्कस किया वो सब मिलेगा आपको। ये आप लोगों को यहाँ पे सेंक्टम क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और
इसके अलावा अगर आप अपने मोबाइल नंबर पे आपको चाहिए तो 9928954223 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।